नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के भविष्य को लेकर और भारत की डेमोग्राफी जिस हिसाब से पार्टीशन के समय चेंज हुई और पार्टीशन के बाद फिर रोक लिए गए, उसमें कितने लोग रह गए, फिर वहाँ से चलते चलते भारत में इन्फिल्ट्रेशन आया। क्या केंद्र की सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार एकदम सफाया करके जाने वाली है? क्या देश को एकदम क्लीन करेगी? क्या एसआईआर उसी का हिस्सा है? क्या ये पावर गृह मंत्रालय के पास है तो कौन से प्रावधानों में ये पावर है? और भारत की समस्या क्या है? क्या 2029 के चुनाव से पहले सारा क्लीन करके जाएंगे? यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि बंगाल में एसआईआर करके बीजेपी ने चुनाव जीता है, क्या भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के साथ डेमोग्राफी को वापस भेजकर या फिर उनके वोट कैंसिल करके मतलब उनके वोट हटाकर और फिर जो वोट बचे ओरिजिनली भारत के वोट, उन वोटों पर ही चुनाव लड़ेगी? क्या ऐसे वो चुनाव जीतेगी? क्योंकि देश में एक बड़ी बयार है, बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की ये कहती है कि कब तक बैठोगे, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हम सरकार में आ जाएंगे और सरकार में आ जाएंगे, मेरा राजा डेमोग्राफी के आधार पर बन जाएगा और जब मेरा राजा होगा तो इस्लाम सदैव भू राजनीतिक आंदोलन सत्ता के साथ करता आया है। तो क्या सत्ता परिवर्तन का टूल जनसंख्या है उनकी नजर? और इस जनसंख्या के विरुद्ध मोदी जी पूरा खेल खेल कर जाएंगे, कहीं एसआईआर तो एनआरसी और एनआरसी के बाद अब डेमोग्राफी कमीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी सपोर्ट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, ये बहुत सारी चीजें हैं और इनके साथ साथ गृह मंत्रालय के पास पावर। ये सब इस्तेमाल, क्या ये टूल हैं इनका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती 2029 का? चलो ये टूल इस्तेमाल कर भी लिए और 2029 का चुनाव जीत भी गए, तो जो आबादी भारत में बचेगी उसका क्या? वो तो 4 बीबी 14 बच्चे उसका टूल है और वो उस हिसाब से अपनी बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे। तो फिर आखिर इन सब के पीछे की धारणा क्या है? सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो डेमोग्राफी आज़ादी के समय पर थी, उस डेमोग्राफी से आजकल पार्टीशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। देखिए, एक चीज़ दिमाग में रखने वाली है कि ब्रिटिश इंडिया में उनका जो 1941 का सेंसस है, उसमें 38 या 39 मिलियन लोग भारत में हैं। 1941 का जो सेंसस है उसमें 39 मिलियन लोग ब्रिटिश इंडिया में हैं। ब्रिटिश इंडिया कह लीजिए या फिर वो इंडिया की जो डेफिनेशन देते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर में, या फिर वो इंडिया की डेफिनेशन जो देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, वो कहते हैं इंडिया मींस ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट, यानी कि भारत की परिभाषा उनके प्रिंसली स्टेट मिलाकर है। तो ब्रिटिश पॉपुलेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉपुलेशन सेंसर है 1941 का, वो 38.9 मिलियन लोगों को कहता है। इसमें मुसलमान 24% है। 1941 में मुसलमान 24% है और बाकी सब हिंदू और जिसमें ईसाई शामिल है। अब ईसाइयों पर विवाद हो सकता है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय ये कह रही है कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर 49% लोग जो हिंदू कहते हैं वो पाइपलाइन है, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, यानी कि वो ईसाई बन गए हैं, केवल घोषणा बाकी है। उनके सेंसस में जो व्हाइट पेपर ने पब्लिश किया और 1941 की जनगणना के अनुसार वो खुद बताते हैं, और ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन वो तो जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से गई, अंग्रेज यहाँ से गए और जाने के बाद वो काम ख़त्म हो गया। इसके पीछे इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से ध्यान आया, एक और लॉजिक दिया जाता। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग यहाँ पर पैदा हुए, जो पिछले 50-60 साल से रह रहे हैं, उनको कैसे बाहर निकाल सकते हो? तब उस समय ये काउंटर लोगों ने किया कि ब्रिटिशर्स भी 200 वर्षों तक भारत में रहे, फिर क्या उनको वापस बुलाया जाए? आक्रांता भारत में जो आए उनको कैसे स्थान दिया जा सकता? आक्रांता होता है वो सदैव से विदेशी होता है, उसको भारत में, उसको किसी भी देश में स्थान नहीं हो सकता, चाहे वो आज आया हो, 200 वर्ष पहले आया हो, 1000 वर्ष पहले आया हो। आक्रांता को किसी भी देश में ओरिजिनल स्थान नहीं दिया जा सकता। तो ब्रिटिशर्स को जब 200 साल वो यहाँ पर रहे या ज़्यादा वर्षों तक रहे, मैं तो कहता हूँ 1600 में पहली बार वो आए थे और 1947 में गए, तो 350 साल हो गए। 350 साल डच
या फिर बाकी के लोग जो यहाँ पर आए 350 वर्षों तक रहे, क्या उनको वापस बुलाया जाए, उनको भारत में अधिकार है? ये काउंटर आया था। तो इस काउंटर ने ये सब कुछ बता दिया कि भाई देखो, इन्फिल्ट्रेटर होता है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो लोग भी कहते हैं मैं भारत के संविधान 1947 से लेकर 1950 तक जो संविधान आया, उस संविधान ने मुझे अधिकार दिए, तो याद रखिएगा, वो संविधान ने अधिकार अगर दिए हैं तो वो संविधान अधिकार छीन भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर केवल संविधान ही आधार है तो वो पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट उस संविधान में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को वेरिफिकेशन, दोनों अगर हाँ कर देंगे तो जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो छीने भी जा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेहरू लियाकत समझौते में हिंदुस्तान में मुसलमानों को रुकने की अनुमति दी गई थी। नेहरू लियाकत समझौता कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। दो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में दो सॉवरेन न कहिए, दो प्रधानमंत्रियों ने एक समझौता कर लिया। क्या पार्लियामेंट से अप्रूवल आया था, या पार्लियामेंट ने उनको समझौते के बाद अप्रूवल दे दिया था कि इनको भारतीय नागरिकता? याद रखिएगा, अगर कोई भी प्रधानमंत्री, मैं मोदी जी की भी बात करता हूं, अगर वो विदेश में कोई समझौता करके आते हैं और वो समझौता भारत में पार्लियामेंट में नहीं रखा जाता तो वो समझौता मान्य नहीं होता है। ये याद रखिएगा, वो समझौता तभी मान्य होगा जब उसका वेरिफिकेशन पार्लियामेंट के द्वारा हो जाता है। खैर, ये बात कही जा रही है 24% मुसलमान थे आज़ादी से पहले, और फिर उसमें बाकी जो बचे उनमें सिख वो अलग से काउंट करते हैं। मैं मानता हूं कि ईसाइयों की 2% आबादी को छोड़ दीजिए तो बाकी 74% उस समय 74% लगभग भारत में हिंदू हैं, जिसमें बौद्ध, सिख, जैन, लिंगायत, पसायत सब शामिल हैं। वो हिंदुओं के ही, हिंदू कलेक्टिव नेम है, वो हिंदुओं के ही सब पंथ कह लीजिए। और इसके बाद 2% ईसाई मान लीजिए, बाकी 24% मुसलमान हैं। 2% ईसाइयों के बाद 24% मुसलमान हैं। इन 24% मुसलमानों ने पाकिस्तान निर्माण करवा लिया, आंदोलन सब किया। इसकी डेमोग्राफी समझना चाहिए। पंजाब और इसके अलावा बंगाल, क्योंकि आज भी पंजाब और बंगाल में ही समस्या है। पंजाब में उस समय पूरे यूनाइटेड पंजाब में, मतलब पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब मिलाकर, उस समय 53% मुसलमान था, 42% हिंदू था। और पार्टीशन के बाद उधर 98% मुसलमान हो गया और हिंदू 1% के नीचे आ गया। सिख उसमें हो सकते हैं, हिंदू और सिख दोनों मिलाकर 1% के नीचे आ गया पंजाब में। लेकिन ये पंजाब भी खाली हो गया। लेकिन वक्फों का खेल सबसे बड़ा पंजाब मतलब उस समय का हिमाचल, आज का हिमाचल, आज का पंजाब, आज की दिल्ली और आज का हरियाणा, इनको मिलाकर पंजाब। तो पंजाब में जो समस्या आई वो ये आई कि जो प्रॉपर्टियां थी मुसलमानों की, 53% मुसलमान अगर है तो जो 53% मुसलमानों की संपत्तियां हैं या उससे ज़्यादा, वो आज भी वक्फ क्लेम कर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या भारत में है। अब हम बंगाल चलते हैं। पार्टीशन के समय पर बंगाल में, पूरे यूनाइटेड बंगाल में 1941 का सेंसस कहता है कि लगभग 55% मुसलमान हैं और 42% हिंदू हैं। ईस्ट पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो इस हिस्से में थोड़ा, चूंकि योगेंद्र नाथ मंडल जो कि पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, उनका सहयोग था। जोगेंद्र नाथ मंडल ने लोगों को कन्विंस किया कि वो पाकिस्तान के साथ रहें। तो पाकिस्तान में जब रेफरेंडम हुआ तो वो पाकिस्तान का हिस्सा ज़्यादा बड़ा हो गया। हिंदू भी वहाँ 22% रुक गए, हालांकि 42% से 22%, 30% इस हिस्से में आ गए, और लगभग 77% मुसलमान ईस्ट पाकिस्तान में हो गए। तो ईस्ट पाकिस्तान में 77% मुसलमान और लगभग 22% हिंदू, कुछ लोग 28% का डेटा देते हैं सबको मिलाकर, लेकिन वो कम ज़्यादा हो सकता है। और इस हिस्से में, और उससे पहले 54%। आप सोच लिए, अब समस्या आती है, 15 मिलियन लोग इधर से उधर गए। 15 मिलियन लोग इधर से उधर गए। इसमें कहा जा सकता है 7.3 मिलियन, यानी कि लगभग 73 लाख हिंदू उधर से इधर आए और लगभग 72 लाख मुसलमान इधर से उधर गए, ऐसा कहते हैं। अब आज़ादी आ गई तो 1951 में जो सिचुएशन बनी वो और ख़तरनाक थी। सोचने की बात थी, क्या नेहरू लियाकत समझौता इसको स्वीकार करेगा या आज का भारत उसको स्वीकार करेगा। 24% मुसलमान, अब रह गया 10.5%, यानी कि पाकिस्तान 24% मुसलमान जाना था, केवल 14% गया और 11% यहाँ पर ही रह गया। वेस्ट पाकिस्तान में, यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पर 20% हिंदू था
लेकिन आज की तारीख में वहाँ 1.6% हिंदू रह गया। ऐसा ही ईस्ट पाकिस्तान में जहां 28% हिंदू था, वहां 22% हिंदू रह गया आज की तारीख में। अब ये मानकर चलिए कि जो 1941 का डेटा कहता है वो 9,17,000 लोग और अभी 17,40,000 दिल्ली के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज हुई वो लगभग 17 लाख लोग रिफ्यूजीज भारत में आए और वो यहां रहने लगे। बात ठीक है, लेकिन आज जो समस्या भारत की है वो क्या है? मतलब ये सब कुछ जब 11% रह गए थे तो वो आज 16%, कुछ लोग उससे ज्यादा की बात करते हैं। ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं? बिहार की बात करते हैं। बिहार का किशनगंज जिला अकेला ग्रोथ उसकी 31% के लगभग है। पूरे देश का जो ग्रोथ प्लान है पूरे प्रदेश का वो 12%, 12.5% है और किशनगंज में 31%, 33% है। आखिर यहां ग्रोथ कैसे हो रही है, कौन से टाइप की ग्रोथ है? पूर्णिया चले जाइए, वहां 28% की ग्रोथ है। कहां से आ रही है? जबकि वहां का एवरेज 17% की ग्रोथ का कहता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ग्रोथ की बात करें, असम की बात कर लीजिए तो धुबरी 25%, मोरीगांव 24%, एवरेज राज्य का 17% है और इन जिलों में जो ग्रोथ है वो 23 और 24% है। बाकी जो पड़े इंटीरियर के हिस्से वहां तो ग्रोथ 10% है। यानी कि जो 17% ग्रोथ भी है वो मिलाकर है जो बॉर्डर एरिया में ग्रोथ 30% तक पहुंच गई। आखिर कहां से आते हैं ये लोग? बंगाल में चले आइए, मुर्शिदाबाद की 10 साल की ग्रोथ लगभग 22% है। कम्युनिटी शेयर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का 67% है। अगर ये 67%, जब 10% इधर रह गया था, ये 67% मुसलमान कैसे वहां होगा? मालदा में मुसलमान 52% कैसे हो गया? उत्तर दीनापुर में मुसलमान 50% कैसे हो गया? ये तो जबकि ग्रोथ वहां की 30% के लगभग दिखा रही। अगर कहां से आया? जब देश 10 पूरे प्रदेश की ग्रोथ 16-17% है तो ये 30% की ग्रोथ करके ये बंगाल में डेमोग्राफी कैसे चेंज होगी? यही हाल झारखंड का भी है। आप सोचो, एसटी पॉपुलेशन 2011 में झारखंड में लगभग 28% है। 2011 में ये 28% है, जबकि हिस्ट्री ये कह रही 1951 में कि 45% एसटी वहां पर था। आखिर 45% शेड्यूल कास्ट कैसे 28% पर रह गया, आधे पर कैसे आ गया? ये कौन से लोग हैं जो वहां आ गए जिनकी वजह से डेमोग्राफी में इतना बड़ा, क्योंकि एसटी सदैव एसटी रहता है, वो चाहे कहीं भी रहे, एसटी का बच्चा भी एसटी रहता है। आखिर वहां जहां 50% एसटी था वो 28% कैसे रह गया 55% से? ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। ये इसका क्या समाधान है पता नहीं, लेकिन ये तो बात तय है कि हमारे देश के अंदर रिलीजियस कन्वर्जन बड़ी तेजी से हुआ। अब मल्टी डिसिप्लिनरी ओवरसाइट करने की कोशिश। आपको याद होगा मोदी जी ने 15 अगस्त को ये आह्वान किया था कि भाई घुसपैठिया देश की समस्या है और इन घुसपैठिया हमारी माताओं बहनों की बेइज्जती करता है, हमारे यहाँ के सेक्सुअल केसेस बढ़ाता है, हमारी सरकार का भोजन पानी खा जाता है, टैक्स पेयर्स के पैसे को खा जाता है, सरकारी जमीन पर कब्जा करता है और क्राइम रेट बढ़ाता है। ये घुसपैठिया हमारे रिसोर्सेज को खा रहा है, हम इसको चेंज करेंगे। जब मोदी जी ने यह आह्वान किया 15 अगस्त को, तो 11 सितंबर 2025 को ही कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया कि भाई डेमोग्राफी चेंज के मामले में एक आयोग बिठाया जाएगा जो पता करेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं। इस आयोग में कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और सिक्योरिटी यानी कि कुछ आईपीएस ऑफिसर्स उसमें लाए जाएंगे। जुडिशियल ऑफिसर्स में ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश प्रभाकर को लाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में दुर्गा शंकर मिश्रा जी को लाया गया। ये उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब वो चीफ सेक्रेटरी थे तो मेरी एक बार उनके साथ 1-1.5 घंटे की बैठक भी हुई थी। अगर वही हैं, मैं तो समझता हूँ दुर्गा शंकर जी वही हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा जी, तो वो चूंकि गृह मंत्रालय में लंबे समय ये जो विस्टा का प्रोजेक्ट है, उन्होंने मुझे बताया था कि दिल्ली में जो विस्टा प्रोजेक्ट है जिसमें आज पार्लियामेंट बनी, ये उनके रहते हुए था जब वो यहाँ पर सेक्रेटरी हुआ करते थे। मुझे जहाँ तक याद है वो होम सेक्रेटरी हुआ करते थे। होम सेक्रेटरी बहुत बड़ी हस्ती होती है। फिर वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बन गए और सिक्योरिटी फोर्सेस के बालाजी श्रीवास्तव ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं।
इन्फिल्ट्रेशन के और सिक्योरिटी नेक्सस को तोड़ने के महारथी हैं। इन लोगों को और बाकी लोगों को मिलाकर एक कमीशन बनाया गया है और वो ये पता करेगा कि आखिर 25% का ग्रोथ धुबरी में कहां से आया। वो पता करेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब इसके पीछे क्या कानूनन ऐसा करने की पावर है? तो फॉरेनर, हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट है 1946 में, पूरा होम मिनिस्ट्री को एब्सोल्यूट पावर है कि कौन विदेशी भारत में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये होम मिनिस्ट्री तय करेगी। पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920 हमारे पास है, जिसको बदलकर अभी नया बनाया गया। वो उसमें भी मैंडेटरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है पासपोर्ट के लिए, तो वो सब होम मिनिस्ट्री ही देखती है। फिर सेंसस हमारे यहाँ 1948 में सेंसस एक्ट 1948 का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट पीरियोडिकली बताता है कि भाई किसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये पावर स्टैट्यूटरी पावर है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है। आर्टिकल 355, 356 हमने खूब सुना होगा। आर्टिकल 356 लगाने से पहले, यानी कि राज्य में गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले, होम मिनिस्ट्री आर्टिकल 355 में एक नोटिस इशू करती है और ये कहती है कि ये राज्य में समस्या है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको सुधारे। कोई अगर एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात आती है या कोई भी इस तरह का प्रकरण आता है तो होम मिनिस्ट्री को पूरा पावर होता है। अब किसी जिले में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर एरिया में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो वो इंटरनल सिक्योरिटी का भी प्रश्न है और एक्सटर्नल एग्रेशन का भी प्रश्न है। इसलिए होम मिनिस्ट्री को पूरा आर्टिकल 355 में पावर है। ऐसे ही आर्टिकल 73 हमारे पास है। आर्टिकल 73 में भी सिटीजन्स कौन होंगे, फॉरेन अफेयर्स में कौन होंगे, ये पूरी एग्जीक्यूटिव के पास पावर है। इनकी प्रेसिडेंट को पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके प्रधानमंत्री के साथ, वो इन पर काम कर सकें, इस पर कमीशन बना सकें, इसको रिसाइकिल किया जा सके या फिर इसको फिर से इन्वेस्टिगेट किया जा सके और इन जो समस्या हैं वो समस्या को दूर किया जा सकता है। ये जो कमीशन केंद्र सरकार ने बनाया है, मैं समझता हूं कि अब इस कमीशन के बाद, अब ये कमीशन चूंकि जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं और फोर्स के व्यक्ति भी हैं, इन तीनों के बाद याद रखिएगा 1 साल का इनको टाइम दिया गया है। अब ये एसआईआर का डाटा, आज एक अच्छी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एसआईआर पर डिसीजन दिया तो एसआईआर पर डिसीजन देते समय उन्होंने ये कहा कि जितना डेटा वहां पर मिला है वो सब होम मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दो, केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दो। यानी कि जहां कहीं भी देश में एसआईआर हुआ और जिन लोगों पर शक पैदा हो रहा है, जिनको डाउट बता दिया एसआईआर में चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग लीगली तो नहीं ट्रांसफर करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश आ गया है तो वो सारा डेटा केंद्र के पास जाएगा। केंद्र में जितने पर डाउट खड़ा कर दिया एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग ने, उन सब पर होम मिनिस्ट्री काम करना शुरू कर देगी और यही डेटा एनआरसी के लिए काम आ सकता है। यही डेटा आगे सेंसस के लिए भी सहयोगी हो सकता है। हालांकि सेंसस का इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डेटा, खास तौर से ये डेटा, ये जो नया आयोग बनाया है, इस आयोग के काम आएगा। आप झुग्गी झोपड़ी बसाकर रह रहे होंगे, आप इन्फिल्ट्रेशनर होंगे तो भी समस्या होने वाली। अब देखो, बंगाल में इस समय भीड़ लगी है बॉर्डर पर बांग्लादेश जाने के लिए। बांग्लादेश के जो कोस्ट गार्ड हैं वो उनको रोक रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हुई थी, अब ममता बनर्जी की सरकार जा चुकी है, डिटेंशन सेंटर खोल दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा डिटेंशन सेंटर खोलो, बीएसएफ का एरिया बढ़ा दिया गया है, उनको अब बारबेड वायर लगाया जा रहा है, यानी कि बॉर्डर सीज किया जा रहा है। और ये 6 महीने में अगले अगर हो जाता है तो ये तो यहाँ फंस जाएंगे, ये यहाँ फंस जाएंगे तो डिटेंशन सेंटर डाले जाएंगे। डिटेंशन सेंटर में डाले जाएंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनका उपयोग करना चाहिए, इनसे काम करवाना चाहिए और आधी रोटी देनी चाहिए। इनका उपयोग करो ना। अब वो ह्यूमन राइट वाले और ये वो आएंगे तब देखा जाएगा, तो फिर बांग्लादेश चले जाए। तो अभी वो खुद ही सोच रहे हैं कि यहाँ कुछ गलत ना हो जाए, वो बांग्लादेश जा रहे हैं, यानी कि वो वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदल गया। अब मैं समझता हूं कि मोदी जी का ये जो पूरा प्रोस्पेक्टिव है, जिसके लिए बीजेपी को लाया गया था, अब सवाल ये भी लोग कर सकते हैं कि भाई अब आपको 12 साल बाद क्यों याद आया, 13 साल बाद आपको ये बात जब सत्ता में बैठे तब क्यों नहीं याद आई? क्योंकि बंगाल में सरकार नहीं बदली थी, असम में तो बदल गई थी, लेकिन जो सबसे बड़ा इश्यू था वो था बंगाल।
बंगाल में सरकार नहीं बदली थी और बंगाल हिंड्रेंस पैदा कर रहा था, वोट के लिए हिंड्रेंस पैदा कर रहा था, एनआरसी के लिए हिंड्रेंस पैदा कर रहा था, सीएए के लिए हिंड्रेंस पैदा कर रहा था और बंगाल में कुछ जिलों में डेमोग्राफी 67% तक हो गई थी, जो कि बॉर्डर जिले हैं बांग्लादेश के। तो केंद्र सरकार ने जिस दिन बांग्लादेश से लगा हुआ एरिया यानी कि बंगाल फतेह किया, उसके बाद अब क्लियर हो गया, क्योंकि तमिलनाडु में इतनी बड़ी समस्या इन्फिल्ट्रेटर्स की नहीं, तमिल इन्फिल्ट्रेटर्स की हो सकती है लेकिन मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स की नहीं। हाँ, ये केरला की समस्या हो सकती है, लेकिन केरला में भी कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस है, वो फंसेगी। जम्मू कश्मीर में ये समस्या हो सकती थी, वहाँ तो गवर्नर रूल है, सरकार जरूर बैठी है लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में ये समस्या बड़ी थी, जैसा मैंने कहा किशनगंज, पूर्णिया, ये आवास है, तो वहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठ चुकी है प्योर, जिसको मुस्लिम वोट पर जो डिपेंड नहीं करती। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट में भी बैठी हुई। अब मिजोरम कुछ समस्या खड़ी कर सकता है, लेकिन जो मेन स्थान है जैसे असम और बंगाल, यहां समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि अब जिस समय ये एसआईआर के बाद का डेटा जाएगा और ये कमीशन बैठकर उनकी एनालिसिस करेगा और इसके लिए पॉलिसी बनाना शुरू करेगा। लॉ कमीशन ऑलरेडी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए इंटैक्ट है। तो मैं समझता हूं इन सभी विषयों को केंद्र सरकार 2029 के चुनाव की पूरी तैयारी है। जो लोग हमारे यहां कहते थे कि 15 से 20 करोड़ इन्फिल्ट्रेटर भारत में होंगे, ये हो भी सकता है। अगर 15-20 करोड़ इन्फिल्ट्रेटर भारत में होंगे और ये अभी से इन्होंने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है, तो मैं समझता हूं 10 करोड़ तो वापस चले जाएंगे। अब जो 4-5 करोड़ रहेंगे उनको उपयोग किया जा सकता है। हमारे यहाँ लेबर की जरूरत पड़ती है, हमारे यहाँ सरकारी प्रोजेक्ट काम करने की जरूरत पड़ती है, वहां भी कर ले। मैं तो कहता हूं कर ले, नहीं तो इनको पहले चले जाना चाहिए, ताकि देश में ये जो हो उसके बाद इनको पछताने के लिए समय ना मिले। अपने देश में जाओ, रहो बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर यहां पर इन्फिल्ट्रेटर्स ने जरा सा भी हिलने की कोशिश की तो वो जूतों से मारे जाएंगे, जिनकी याद पूर्व पाकिस्तान बनते समय जिन्ना के बापों को भी याद आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।